साल 2026 की शुरुआत और एक ऐसा भू राजनीतिक संकट खड़ा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी है ग्रीनलैंड गतिरोध की। एक ऐसा टकराव जिसने दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन नाटो को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे और इसके गहरे रणनीतिक मायने क्या हैं। जनवरी 2026 की शुरुआत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सीधा और चौंकाने वाला अल्टीमेटम आता है। अमेरिका ग्रीनलैंड को आसान तरीके से या फिर मुश्किल तरीके से हासिल कर लेगा। सोचिए, ये एक नेटो सहयोगी के खिलाफ एक अभूतपूर्व चेतावनी थी और इसने एक ऐसे राजनयिक तूफान को जन्म दिया जिसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाने वाले थे। लेकिन फिर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से इस संकट ने एक बिल्कुल अप्रत्याशित, एक नाटकीय मोड़ लिया। जो दबाव की रणनीति थी वो अचानक एक अस्पष्ट से फ्रेमवर्क या ढांचे की बातचीत में बदल गई। तो सवाल यह है कि इस अचानक आए बदलाव के पीछे आखिर वजह क्या थी। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। देखिए, जनवरी की शुरुआत में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपनी मांग को फिर से हवा दी और साथ में टैरिफ का अल्टीमेटम भी दे दिया। 20 जनवरी आते आते इस बढ़ते तनाव का असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखा और उनमें भारी गिरावट आई। फिर 21 जनवरी को दावोस में ट्रंप और नाटो चीफ मार्क रूट के बीच एक बेहद अहम बैठक हुई और उसके ठीक अगले दिन 22 जनवरी को टैरिफ की धमकियों को वापस ले लिया गया। मतलब महज कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया एक बड़े आर्थिक टकराव के मुहाने पर जाके वापस लौट आई। दावोस से पहले और बाद के अमेरिकी रुख में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, दावोस से पहले सीधी बात हो रही थी अधिकार, पद और स्वामित्व की। साथ में 10 से 25% तक के टैरिफ की धमकियां थीं और मुश्किल तरीके से अधिग्रहण करने जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दावोस के बाद सैन्य बल के इस्तेमाल की बात को खारिज कर दिया गया, टैरिफ रद्द कर दिए गए और आर्कटिक सुरक्षा पर एक अस्पष्ट से भविष्य के सौदे के ढांचे की बात होने लगी। ये साफ तौर पर अधिग्रहण की जोर जबरदस्ती से सहयोग की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था। तो ये फ्रेमवर्क या ढांचा आखिर था क्या? असल में ये काफी अस्पष्ट सा डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट था जिसका फोकस अमेरिकी सैन्य सहयोग और आर्कटिक की सुरक्षा को बढ़ाने पर था। इसने एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी टैरिफ की धमकियों से पीछे हटने का एक रास्ता दे दिया और साथ ही डेनमार्क की संप्रभुता पर भी कोई आंच नहीं आई। कह सकते हैं कि ये उस वक्त संकट को टालने के लिए एक बहुत ही चतुर राजनीतिक दाव था। तो चलिए अब इस संकट की जड़ को समझते हैं। आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खास है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय टकराव का केंद्र बन गया। देखिए, ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व कई परतों में है। जियोपॉलिटिकली देखें तो ये पोलर मिसाइल ट्रेजेक्ट्रीज यानी ध्रुवीय मिसाइल मार्गों के ठीक रास्ते में पड़ता है। सैन्य लिहाज से ये गोल्डन डोम जैसी अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक बेहद जरूरी लोकेशन है। आर्थिक तौर पर यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन के विशाल भंडार मौजूद हैं और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से आर्कटिक में जो नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं उन पर इसका कंट्रोल है। इन्हीं सब वजहों से ग्रीनलैंड 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का एक हॉटस्पॉट बन गया है। अब देखते हैं कि अमेरिका की इन मांगों पर यूरोप की क्या प्रतिक्रिया थी। यूरोप ने इसका जवाब एक बहुत ही मजबूत और एकजुट मोर्चे के साथ दिया, जिससे अटलांटिक के दोनों पार एक सीधा टकराव खड़ा हो गया। यूरोप ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत कम देखने को मिलता है। यूरोपियन संसद ने एक बड़ी EU-US ट्रेड डील के रैटिफिकेशन यानी उसके अनुसमर्थन को ही सस्पेंड कर दिया। ये एक साफ और सीधा संकेत था कि यूरोप अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। और ये आंकड़ा देखिए, 93 बिलियन यूरो। फ्रांस ने तो EU से ये तक कह दिया कि वो अपने एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट यानी आर्थिक दबाव का मुकाबला करने वाले हथियार का इस्तेमाल करे और इतने मूल्य के अमेरिकी एक्सपोर्ट्स को टारगेट करे। यह दिखाता है कि अगर हालात बिगड़ते तो एक संभावित ट्रेड वॉर कितना बड़ा और विनाशकारी हो सकता था। यूरोप के इस प्रतिरोध का जो मूल सिद्धांत था वो उनके जॉइंट डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट में साफ झलकता है। संप्रभुता एक रेड लाइन है। किसी भी गठबंधन सहयोगी को यह हक नहीं है कि वो किसी दूसरे संप्रभु देश के क्षेत्र पर बातचीत करे। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नेशनल सॉवरेनिटी के उस सिद्धांत की एक मजबूत पुष्टि थी जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चलिए अब इस एक घटना से जरा ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो ग्रीनलैंड का गतिरोध था, ये असल में आर्कटिक पर नियंत्रण के लिए चल रही एक बड़ी और लगातार बढ़ती होड़ का ही एक हिस्सा है और ये होड़ अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। आर्कटिक अब बड़ी ताकतों के लिए एक नया ग्रेट गेम का मैदान बन गया है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स वहां मिनरल राइट्स हासिल करना चाहता है और गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्थापित करना चाहता है।
वहीं रूस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रहा है, और उधर चीन पोलर सिल्क रोड विकसित करके एक नया ट्रेड रूट बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रखता है। ये सब आर्कटिक में बढ़ते प्रभाव की लड़ाई को साफ साफ दिखाता है। इस एक घटना ने नेटो गठबंधन पर बहुत गहरा असर डाला और उसमें दरारें पैदा कर दी। सोचिए, ये पहली बार था जब गठबंधन के किसी सदस्य की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को उसी के एक सहयोगी से खतरा महसूस हुआ। इसने नेटो के आर्टिकल 5 यानी कलेक्टिव डिफेंस के प्रति अमेरिकी कमिटमेंट पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच भरोसे की जो गहरी खाई थी वो खुलकर सामने आ गई, और इसी वजह से यूरोप के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी सामरिक स्वायत्ता की मांग और तेज हो गई। मामला यही नहीं रुका। ये संकट तब और भी बढ़ गया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे को हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के हैंडओवर से जोड़ दिया। उन्होंने मॉरिशस के साथ ब्रिटेन की संधि को पूरी तरह से कमजोरी का काम करार दिया। इससे एक पैटर्न साफ नजर आने लगा, स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को चुनौती देने का पैटर्न। तो अब इस पूरे विश्लेषण का रुख भारत और इस क्षेत्र के दूसरे देशों पर होने वाले असर की तरफ मोड़ते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि आर्कटिक में हो रहा ये दूर का संकट दक्षिण एशिया के लिए आखिर क्यों और कैसे मायने रखता है। इस गतिरोध में भारत के कई अहम हित दांव पर लगे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है संप्रभुता का सवाल। अगर ये मिसाल बन गई तो ये भारत के अपने सीमा विवादों के लिए एक खतरनाक नज़ीर पेश कर सकती है। दूसरा, आर्कटिक साइंस। इस टकराव से आर्कटिक काउंसिल में भारत के ऑब्जर्वर स्टेटस पर असर पड़ सकता है। तीसरा, व्यापार। ये घटना भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तेजी दे सकती है। चौथा, सप्लाई चेन्स। रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे जरूरी खनिजों तक भारत की पहुंच प्रभावित हो सकती है। और आखिर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये भारत को एक बंटे हुए पश्चिमी गुट के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत करने का एक मौका भी देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है। कई एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अगर सिर्फ स्ट्रेटेजिक वैल्यू के आधार पर ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्र पर दावा करना जायज़ मान लिया गया तो ये हिमालय में चीन के दावों को और भी ज़्यादा हवा दे सकता है। ये भारत के लिए एक सीधी और बेहद गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। इस मुश्किल जियोपॉलिटिकल माहौल में नई दिल्ली के सामने कुछ साफ रणनीतिक विकल्प हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था के सिद्धांत को सार्वजनिक रूप से और मजबूती से बनाए रखना। दूसरा, आर्कटिक काउंसिल के जरिए वैज्ञानिक सहयोग को और बढ़ाना। तीसरा, अटलांटिक के दोनों पार चल रहे तनाव से पैदा होने वाले व्यापारिक खतरों और मौकों पर बारीकी से नजर रखना। और चौथा, एक बटे हुए पश्चिमी खेमे रूस और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और पुख्ता करना। और अंत में एक बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक संकट था जिसे टाल दिया गया, या फिर ये जोर जबरदस्ती की राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत है? क्या दावोस में हुआ समझौता एक असली समाधान था, या फिर आक्रामक पावर पॉलिटिक्स के एक नए युग में सिर्फ एक छोटा सा ठहराव? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया को विचार करना होगा।